हेलो एंड वेलकम टू वन अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड यंग माइंड्स, जहां हम चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और बिहेवियर लर्निंग को सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से समझते हैं। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर सिर्फ बोलने के लिए बारे में नहीं होता है, ये इस बारे में होता है कि हम क्यों बोलते हैं, हमारे वर्ड्स क्या फंक्शन होता है, और कैसे बच्चे कैसे धीरे धीरे लैंग्वेज को यूज करना सीखते हैं। जैसे अपने नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, चीजों को लेबल करने के लिए, या साउंड्स को इमिटेट करने के लिए, और कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए। तो इस टॉपिक पर और क्लियरली समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यश, जो कि एक स्पीच और एबीए थेरेपिस्ट हैं, जो बहुत सालों से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ऑटिज्म और एडीएचडी हैं। वो उनको भी बहुत सारे कम्युनिकेशन चैलेंज उनके साथ दिखते होंगे कि कैसे बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन करने में। सो डॉक्टर यस, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्बल बिहेवियर का बेसिक मीनिंग सिंपल शब्दों में अगर हम अपने ऑडियंस को समझाना चाहें तो आप कैसे उनको समझाएंगे? वर्बल बिहेवियर का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो बच्चे की स्किल होती है, वर्बल वर्बलाइज होने के पहले की प्री रिक्विजिट स्किल्स, उस पर वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि बच्चे की लैंग्वेज विद ऑडिटरी, विजुअल एंड वर्बल लैंग्वेज, तो ये तीनों चीजों पे एक वर्बल बिहेवियर वर्क करता है, जिसकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज बढ़ती है और ऑटोमेटिकली उसके बाद बच्चे की स्पीच और कम्युनिकेशन इनहेंस होता है। सर, वोकैबुलरी सिखाने से कैसे डिफरेंट होता है, या उसमें कैसे डिफरेंट है? वॉकेबलरी सिखाने का मतलब है कि मैंने बच्चे को एक पेन दिया और उसको सिखा दिया कि दिस द पेन, तो बच्चे के वॉकेबलरी में आएगा कि इसको पेन बोलते हैं। पर वॉकेबलरी क्या करता है कि इसको डिवाइड इनटू 7 पार्ट्स करता है। फर्स्ट, उसको बोलता है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब कि ये क्या है, तो बच्चे को बोलना है पेन। फिर दूसरा आता है ऑडिटरी रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं एलआर, के बच्चे को बोला पेन दे, तो उसको एनवायरमेंट में जाके ढूंढ के पेन ला के देनी है। थर्ड इज एलआरएफएफसी। एलआरएफएफसी का मतलब है लिस्निंग रिस्पॉन्स विद फंक्शन फीचर एंड क्लासेस। तो अगर हम बोला रेड चीज है तो फिर रेड कलर की पेन देनी है। फीचर हो गया उसका। फिर फंक्शन में हमने बोला कि हम किससे लिखते हैं, तो लिखते हैं तो उनके बच्चे को पेन देनी है। फिर आ गया क्लास, कि कौन सी चीज है जिससे हम लिखते हैं, तो सारी चीजें जिससे लिखते हैं पर जिसके अंदर इंक होती है, तो फिर पेंसिल को छोड़ के बच्चे को बॉल पेन देनी है। तो इस तरीके से हो गया एलआरएफएफसी। फिर आ गया रिक्वेस्टिंग, के बच्चे को पेन चाहिए तो बच्चे को पूरा बोलना है, सर मुझे पेन दे दो, तो ये हो गया रिक्वेस्टिंग। फिर आ गया इंट्रावर्बल, कि जब मैं बच्चे को क्वेश्चन करता हूँ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कि आपने किससे बुक में लिखा, तब बच्चे का आंसर आना चाहिए पेन। फिर आता है यूजेस, कि बच्चे को प्रैक्टिकली जब मैं करके दिखाऊंगा तो बच्चे को बोलना है कि नहीं सर पेन से लिख रहे हैं। तो इस तरीके से इतने सारे एरिया में जब बच्चा वर्क करता है, या फिर इतने सारे एरिया में बच्चा पेन को अंडरस्टैंड करता है, तब जाके हम बोलते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द पेन 100% हो गई है। जबकि वॉकेबलरी में होता है कि पेन बच्चे ने सीख लिया और बच्चे को पेन आ गया, तो इसमें ये नहीं होता है कि उसको बॉल पेन से मैच करवाएंगे, इंक पेन से, इंक पेन को मैच करवाएंगे जेल पेन से, जिससे कि बच्चे को ये पता चले कि तीनों तीन चीज को पेन बोल सकते हैं। सिमिलर भी है एक तरीके से और डिफरेंट भी एक तरीके से। ये सिखाने के लिए भी मैं भी वर्बल बिहेवियर का यूज होता है। बीएफ स्किनर ने लैंग्वेज को चार मेन फंक्शंस में एक्सप्लेन किया है, तो क्या आप इन्हें इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास है मैंड, टैक्ट, इकोहिक या इंटरवर्बल। तो क्या आप इन्हें इजी स्टेप्स में हमें अपने हमारे ऑडियंस को समझा सकते हैं? यस। मेंड का मतलब बेसिकली होता है रिक्वेस्ट करना, मतलब कि बच्चा अपनी नीड के प्रति रिक्वेस्ट करके कुछ भी मांग ले। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को एप्पल चाहिए, बच्चे ने मांग लिया मुझे एप्पल चाहिए। या फिर अगर बच्चे को टॉयलेट जाना है तो बोल देगा मुझे टॉयलेट जाना है, दैट इज अ मेंड, यानी कि रिक्वेस्ट। फिर आता है टैग। टैग मतलब कि ऑब्जेक्ट को लेबल करना। जैसे कि ये पेन है, तो बच्चे को मैंने पूछा व्हाट इज दिस, बच्चे ने बोल दिया पेन, तो दिस इज अ टैग। फिर आता है इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल का बेसिक मीनिंग होता है टू वे कम्युनिकेशन या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे कि अगर बच्चे को मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम और बच्चे ने आंसर दिया माय नेम इज यश, तो ये हो गया इंट्रावर्बल स्किल। एंड इको इसका मतलब है कि बोलने की कैपेसिटी के इमिटेशन के थ्रू बच्चा कैसे बोलना सीखता है, उसको हम इकोइक्स या इकोइक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला बाबा और बच्चे ने बोला बाबा, तो हो गया इकोइक, के बच्चा सामने वाले के साउंड को कॉपी करना सीख रहा है, उसको बोलते हैं इकोइक्स। हम थेरेपी में जैसे भी हमने देखा मन मतलब रिक्वेस्ट करना, तो आप अगर यूजली अगर आप हम सोचे कि आप भी बच्चों के साथ बहुत सारा काम करते हैं या उनको सिखाते हैं, तो आप उन्हें कैसे टीच करते हैं? बेसिकली बच्चे को मैंड या रिक्वेस्टिंग सिखाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो बच्चे का रिक्वेस्टमेंट या मोटिवेशन असेसमेंट करना पड़ेगा। और वो असेसमेंट कराने के बाद ये पता चलेगा कि बच्चे का रिक्वेस्ट किस किस चीजों में है। और फिर बच्चे का
इंटरेस्ट जिस जिस चीजों में होगा वो चीजों को एज अ रीइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं। और रीइंफोर्समेंट यूज करने के बाद हम क्या करते हैं कि बच्चे का पहले वो ऑब्जेक्ट के या वो आइटम के प्रति हम उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और सीखने के उसका इनहेंस करते हैं। जैसे कि बच्चा क्रेव करने लगे वो ऑब्जेक्ट के प्रति, और फिर उसके लिए वो बोलना स्टार्ट करे या फिर नॉन वर्बली भी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करे, तो उसके रिइंफोर्समेंट या उसकी लाइक वाली चीजों को हम यूज करके बच्चे का रिक्वेस्टिंग स्किल बढ़ाने की ट्राई करते हैं इन फर्स्ट फेज। तो यहाँ हमने सर रिक्वेस्टिंग की बात की है, तो अगर हम जब लेवलिंग मतलब टैग की बात करते हैं तो उसमें आप को कैसे ट्रेनिंग करते हैं? टैटू सिखाने के लिए बच्चे की इको एक स्किल को डेवलप करना पड़ता है। अगर बच्चे का साउंड आ गया तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के लेवलिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आगे एग्जांपल दिया था पेन का, तो मैं क्या करूंगा, बच्चे को बोलूंगा पेन पेन। अगर बच्चा पेन बोलता है तो हम क्या करेंगे कि उसका जो इन्फोर्समेंट है उसको दे देंगे, जिससे बच्चे को ये पता चलेगा कि इसको देख के मैं पेन बोला हूँ तब जाके मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ या मुझे मेरी फेवरेट चीज मिल रही है। क्या होगा, जितनी बार भी इसको देखेगा वो पेन बोलेगा। फिर मैं दूसरी चीज लूंगा पेंसिल, और मैं बच्चे को बोलूंगा पेंसिल पेंसिल पेंसिल। तो जब बच्चा पेंसिल बोलेगा तो वापस मैं उसको रिइंफोर्स करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों चीजों को मिक्स कर दूंगा, पेन दिखाऊंगा, तब भी बच्चा पेंसिल बोलेगा तो मैं उसको रिइंफोर्समेंट नहीं दूंगा, जिससे बच्चे को ये पता चलेगा कि इस चीज को पेंसिल बोलने से मुझे रिइंफोर्समेंट नहीं बोल रहा है, जिसकी वजह से मुझे इसको बॉल पेन ही या पेन ही बोलना पड़ेगा। और दूसरी चीज है उसको ही मेरी पेंसिल बोलना पड़ेगा, तभी जाके मुझे मेरी फेवरेट चीज या रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर रिइंफोर्समेंट का यूज करके और इको स्किल्स को डेवलप करके हम बच्चे का टैग यानी कि लेबलिंग का ऑब्जेक्ट डेवलप कर सकते हैं। स्पीच है जो कि क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर यहाँ अगर बच्चा साउंड से इमिटेट ही नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर बच्चा इमिटेट ही नहीं कर रहा है या साउंड कॉपी ही नहीं कर रहा है वर्बली, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डू दिस एंड डू इट मेथड को स्टॉप करना पड़ेगा, और फिर हमें दो चीज में से किसी एक चीज पे वर्क करना पड़ेगा। उसमें से एक मेथड होती है प्रॉम्प्टिंग मेथड। प्रॉम्प्टिंग मेथड मतलब कि बच्चे को प्रॉम्प्ट दे दे के, प्रॉम्प्ट हाई लेवल के प्रॉम्प्ट से फिर लो लेवल के प्रॉम्प्ट तक जाते जाते बच्चे को इंडिपेंडेंट करने साउंड डेवलप करने के लिए। या फिर दूसरी एक मेथड होती है ओपीटी की मेथड, जिसको बोलते हैं टेक्टाइल इंटरवेंशन। टेक्टाइल इंटरवेंशन का मतलब है कि टेक्टाइल क्यूज या कोई भी टेक्टाइल टूल का यूज करके बच्चे की जो इनकेपेबिलिटी है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, कि उसको हटा देते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना है टू बोलने के लिए हमें लिप को राउंड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, टूल ऐसा दे देंगे जिससे बच्चे को सपोर्ट मिल जाए और वो ऑटोमेटिकली टूल्स के मदद से पाउटिंग या लिप राउंडिंग करना स्टार्ट कर दे, और जिसकी मदद से उसका ऊ साउंड एकदम इजीली निकले। और फिर धीरे 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 करके उसको कैपेबल या कर देंगे या उसके मसल को डेवलप कर देंगे, जिससे कि बच्चा ऑटोमेटिकली लिप राउंड करके ऊ साउंड निकाल सके। तो इस तरीके से प्रॉम्प्टिंग या फिर टेक्टाइल क्यूइंग या फिर ओपीटी को यूज करके हम बच्चे को इमिटेशन या फिर साउंड डेवलप करना सिखा सकते हैं। इंटरवर्बल्स की बात करें तो बच्चा लाइक सिंगल वर्ड से क्वेश्चन आंसर्स और देन फिर छोटी कन्वर्सेशन तक कैसे आ सकता है? पहले तो इंट्रा वर्बल के लिए हाफ एंड हाफ सेंटेंस होता है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया ट्विंकल ट्विंकल तो बच्चे को कंप्लीट करना है लिटिल स्टार, या फिर मैंने बोल दिया गुड तो बच्चे को बोलना है मॉर्निंग। तो इस तरीके से हाफ एंड हाफ सेंटेंस से क्या होगा, बच्चे को ये पता चलेगा कि ये चीज का रिप्लाई मुझे ऐसे 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 करना है। तो पहले तो बच्चा रिप्लाई करना सीखेगा। रिप्लाई करना सीखेगा उसके बाद हम उसको फिक्स चीजें सिखाएंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। तो सारे चीजें के वन वर्ड आंसर है, जैसे कि फिक्स आंसर है, वन वर्ड आंसर। जैसे कि पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया। तो क्या करेंगे कि बच्चे को पहले वन वर्ड आंसर सिखाएंगे जो फिक्स है, फिर हम डिस्क्रिमिनेटिव चीजें सिखाएंगे। डिस्क्रिमिनेटिव चीज का मतलब ये होता है कि जैसे एक ही चीज है, जैसे कि व्हाट डू ईट, तो व्हाट डू ईट में डू ईट सेम है। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करना बच्चे को सीखना पड़ेगा कि व्हाट डू इट, वेयर डू इट, व्हाई डू इट, व्हेन डू इट, हाउ डू इट। तो ये सारी चीजें बच्चा क्या करेगा, डू इट पकड़ लेगा, और डू इट पकड़ने के बाद वो सारे चीज में एक ही आंसर देगा, एप्पल 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 एप्पल। अगर उसने एप्पल खाया होगा तो हमें क्या करना है, बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि व्हाट डू इट, वेयर डू इट, व्हाई डू इट एंड हाउ डू इट। सारे क्वेश्चन अलग हैं, उसमें खाली डू इट सिमिलर है। ये सिखाने की वजह से क्या होगा कि बच्चा प्रॉपर डब्ल्यू क्वेश्चन के आंसर देने लगेगा। तो पहले तो हमें बच्चे को वन वर्ड आंसर जो जिस चीज के आंसर हैं वो सिखाना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ पे वर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर टॉपिक कन्वर्सेशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो पहले जब डिस्क्रिमिनेशन आएगा उसके बाद हम टॉपिक कन्वर्सेशन पे लेके, टॉपिक कन्वर्सेशन का मतलब है कि अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, तो वो बच्चे को समझना पड़ेगा कि क्रिकेट के रिलेटेड ही बात चल रही है, तो मैं मूवीज से रिलेटेड बात नहीं करूँ, क्रिकेट से रिलेटेड बात पे मैं चेक करूँ।
तो उसको बोलते हैं टॉपिक रिलेटेड टॉक। वो बाद में आता है जब बच्चा डिस्क्रिमिनेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन सीख लेता है। सर जैसे हमने देखे कि लाइक बहुत सारे बच्चे ना वर्ड्स तो बोल लेते हैं लेकिन उन्हें पर्पसफुल कम्युनिकेशन में उन्हें लाइक नहीं करते हैं, तो उस पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को वर्ड पता होता है कि इसको पेन बोलते हैं, तो उसके अराउंड में बहुत सारी चीजें होती है, कैसे लिखते हैं, इसमें इंक भरते हैं, तो वो सारी चीजों को बोलते हैं LRFX, मतलब कि लिसनिंग रिस्पॉन्स बाय फंक्शन फीचर एंड क्लासेस, या फिर यूजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो चीज की जब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को ये पता चलेगा कि पेन एक वर्ड है खाली, उसके अराउंड इतनी इतनी सारी चीजें हो सकती है। तब जाके बच्चा पूरा सेंटेंस समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर दे पाएगा। तो पेरेंट्स को क्या करना है कि पेरेंट्स को ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी कि डायरेक्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, बोल देते हैं शूज लेके आ जाओ या फिर कार कीज लेके आ जाओ। उसकी जगह पे क्या करना है, पेरेंट्स को यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलना स्टार्ट करना है, जिससे बच्चे को ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये यूज बोला है तो मुझे क्या लेके आना है। जैसे अगर पानी पीना होता है बच्चे को, तो पेरेंट्स जाके ग्लास लेके आओ, तो उसकी जगह पे पेरेंट्स अभी ये बोलना स्टार्ट कर सकते हैं कि हम पानी किसमें भरते हैं, जाओ वो लेके आओ। तो फिर बच्चा क्या करेगा, फिर उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं पानी हम भरते हैं ग्लास पे, तो फिर वो ग्लास लेके आएगा। तो फिर उसकी क्या हुई, वॉकेबलरी भी बढ़ गई, उसके साथ एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स भी बढ़ गए कि नहीं ग्लास के रिलेटेड इतने सारे और वर्ड हो सकते हैं। या फिर पेरेंट्स ये बोल सकते हैं बाहर जाना है तो हम पैर में क्या पहन के जा सकते हैं। तो बच्चा तो क्या हुआ कि पैर में पहनना, पैर पहनना और शूज तीनों वर्ड को एक साथ एसोसिएट करना स्टार्ट करेगा। और जब बच्चा ये तीनों वर्ड को एक साथ एसोसिएट करना स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका कम्युनिकेशन एंड सेंटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, कि उसको पता चलेगा नहीं पहनने की बात तो हो रही है, पर इस बार पैर में पहनने की बात नहीं हो रही, हाथ में पहनने की बात हो रही, तो आंसर शूज नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है। तो बच्चा शूज नहीं बोलेगा बल्कि शांत हो जाएगा, या पता होगा तो हैंड ग्लव्स बोल देगा। तो इस तरीके से LRFFC यानी कि फंक्शन फीचर एंड क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे अगर बच्चा वर्क करता है या पेरेंट्स उस पर वर्क करते हैं बच्चे की, तभी जाके उसका पर्पस कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज और इनहेंस होगी। सर जैसे भी हमने अभी आपने जैसे हमें बताया लाइक रिक्वेस्टिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, या इमिटेशन हो गया, कन्वर्सेशन हो गई, तो ऐसी कोई इजी होम एक्टिविटीज हो जो हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं? एक मेथड होती है जिसको मैंने नाम दिया हाइटेड रिइंफोर्समेंट। हाइटेड रिइंफोर्समेंट का मतलब है कि बच्चे की जो भी रिइंफोर्स आइटम है, वो सारे आइटम उसको पहले तो डेली रूटीन में देना बंद कर दो, कि उसको इजीली फ्रीली मिलना चाहिए उस तरीके से देना बंद कर दो। और उसको क्या करो कि उसको हाइट पे रख दो, बच्चे को दिखना भी चाहिए और हाइट पे भी होना चाहिए कि वो उसको ऑटोमेटिकली चेयर पे चढ़ के या कुछ भी करके ग्रैब ना कर सके, उस तरीके से हाइट पे रख दो। तो उससे क्या होगा कि बच्चा उसको देखेगा तो उसकी क्रेविंग बढ़ेगी, और जब बच्चे की क्रेविंग बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा। और जब वो बच्चे के साथ इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करने की ट्राई करेगा, तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स उनको सिखा सकते हैं कि नहीं आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो उस तरीके से कम्युनिकेट करने की जगह पे आप इस तरीके से कम्युनिकेट करो, तो बच्चे का बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव भी होगा, कम्युनिकेशन भी बढ़ना स्टार्ट होगी। पेरेंट्स किया जा रहा है तो उसकी जगह पे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं बोलोगे या ग्रीन भी नहीं बोलोगे तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। क्या होगा कि उससे इनडायरेक्टली बच्चे का लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड रिक्वेस्टिंग बिहेवियर डेवलप होगा। तो एक मेथड हो गई रिहर्टेड इन्फोर्समेंट। फिर दूसरी एक मेथड हो गई हाफ एंड हाफ मेथड, जो मैंने नाम दिया है उसका मतलब है जेंटल सेबोटाज। मतलब कि अगर बच्चे को हम दे रहे हैं रोटी, तो उसमें क्या करना है कि बच्चे को रोटी प्रोवाइड करो, और रोटी प्रोवाइड करने के बाद एक बाइट देने के बाद दूसरे बाइट के लिए बच्चे से रिक्वेस्ट करवाओ। कि जैसे कि अगर बच्चे को एक बाइट दे दिया तो उसको भूख लगे तो दूसरा बाइट देने जाएगा, तो उसको बिना रिक्वेस्ट किए मिलना ही नहीं चाहिए। तो एवरी बाइट पे रिक्वेस्ट करवाएंगे, तो क्या होगा उससे कि बच्चा रिक्वेस्टिंग में इंप्रूव होगा और ज्यादा रिक्वेस्ट करेगा, कि जिसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करने का उसका बिहेवियर बढ़ेगा। थर्ड चीज हम ये कर सकते हैं हाफ एंड हाफ मेथड में, कि अगर बच्चे को हमने लेफ्ट साइड का शूज दे दिया, तो राइट साइड के शूज के लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे को रिक्वेस्ट करने के लिए इन्फोर्स करेंगे कि मुझे दूसरा शूज दे दो, या फिर सेम विथ सॉक्स एंड सेम विथ अनदर चीज जो पैर में आती हो। जितनी चीजें पैर में आती है उसमें हाफ हाफ दो। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि पेपर एंड पेन, तो पेन बच्चे को दे देंगे और पेपर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, या पेपर दे देंगे और पेन के लिए रिक्वेस्ट कराएंगे। सेम विथ प्लेट एंड पेपर, कि प्लेट दे दी बच्चे को और फिर स्पून के लिए बच्चे को रिक्वेस्ट करवाया, या फिर ग्लास दे दिया बॉटल के लिए रिक्वेस्ट कराया, बॉटल दे दी और ग्लास के लिए रिक्वेस्ट करा। तो इस तरीके से जो भी सारी चीजें पैर में आती है वो सारी पैर वाली चीजों के लिए हम बच्चे से रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हो जहाँ वर्बल बिहेवियर टेयरिंग ने लाइक एक बच्चे की कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा अनलॉक किया हो? एक और गर्ल चाइल्ड की स्टोरी बताऊं कि वो बच्ची का पहले बिहेवियर था नॉन वर्बल बिहेवियर। जब वो बच्ची मेरे पास आई थी
फिर धीरे धीरे मैंने वर्बल बिहेवियर में टैग, मैन, एल आर एफ का यूज करते करते बच्चे की रिक्वेस्टिंग स्किल और सारी स्किल पे जब मैंने वर्क किया, तो उससे क्या हुआ कि बच्चा फुल सेंटेंस में रिक्वेस्ट करना स्टार्ट हो गया, कि जैसे वो बोलने लगा कि मुझे बिस्किट खानी है, या मुझे वॉशरूम करने जाना है। तो इस तरीके से उसका पूरा सेंटेंस आ गया। तो हम पूरे जब पूरी तरीके से वर्क करेंगे, खाली मेंट पे वर्क करने से भी बेनिफिट नहीं होगा, टेक पे वर्क करने से भी बेनिफिट नहीं होगा, और एल आर पे वर्क करने से बेनिफिट नहीं होगा। तो क्या होगा कि जब हम तीनों चीज पे कंबाइंड वर्क करेंगे, या जितने भी एरियाज होते हैं फॉरवर्ड बिहेवियर पे हम एक साथ वर्क करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे की स्किल ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी। तो वही चीज मैंने अप्लाई की, और अप्लाई करने से क्या होगा कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल बढ़ी, तो बच्चे की जब लैंग्वेज स्किल बढ़ी तो ऑटोमेटिकली बच्चे की स्पीच एंड कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट दिखा। पर डेवलपमेंट दिखने के लिए पहले हमें बच्चे की लैंग्वेज स्किल पे वर्क करना पड़ेगा, नहीं कि उसकी वर्बल स्किल पे। जब लैंग्वेज स्किल बढ़ेगी तभी ऑटोमेटिक वर्बल स्किल बढ़ेगी। तो पहले मैंने उसकी लैंग्वेज पे वर्क किया, और लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के बाद हमने उसकी वर्बल स्किल पे सर वर्क किया। आपको क्या लगता है कि लाइक पेरेंट्स को कब प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सीरियस होना चाहिए? अगर बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट सारी चीजें नहीं कर पा रहा है, या एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन में डिले हो रहा है, या फिर अगर बच्चा मिनिमम 2 साल का हो गया, 2.5 का हो गया और अभी भी बोलना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर उसके मेजर माइलस्टोन जैसे कि रनिंग, जंपिंग, सिटिंग टॉलरेंस एज अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं, या फिर कंपेरेटिवली उसके क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चों से वो लैग लग रहा है, तो एक बार प्रोफेशनल असेसमेंट करवाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि थेरापी स्टार्ट कर देनी चाहिए, पहले प्रोफेशनल असेसमेंट करवाना चाहिए, और प्रोफेशनल असेसमेंट करवाने के बाद अगर थेरापिस्ट आपको सजेस्ट करता है कि थेरापी करवानी चाहिए, तब जाके उसकी थेरापी स्टार्ट करनी चाहिए। फिर कभी कभी ये होता है कि होम मॉडिफिकेशन या एक्सपोजर ना मिले, होम मॉडिफिकेशन या एक्सपोजर देने की वजह से बच्चे का बिहेवियर या फिर जो माइलस्टोन होता है वो चीज होने लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये किस तरीके का बिहेवियर है जो दूसरे बच्चे से अलग है। तो हमें खाली प्रोफेशनल असेसमेंट करवाना चाहिए, और प्रोफेशनल असेसमेंट के बाद प्रोफेशनल की गाइडेंस में हमें थेरापी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर होम मॉडिफिकेशन या एक्सपोजर थेरापी स्टार्ट करनी चाहिए। सर जैसे अगर आपको इस स्पेस थेरेपी के बारे में कोई एक मिथ लाइक अगर बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा अगर बोलना सीख जाए तो मेरे बच्चे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पर मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को मेजर प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। उन्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि बच्चे को ये पता ही नहीं कि इसको पेन बोलते हैं, तो इसलिए वो पेन नहीं बोल रहे, नहीं कि उसको पेन नहीं बोलना है। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को ये चीज होती है कि मेरा बच्चा का बहुत बिहेवियर इसलिए वो नहीं बोल रहा है, या फिर उसको बोलना ही नहीं है इसलिए वो नहीं बोल रहा। तो एवरीथिंग इज नॉट स्पीच। हाँ, होता है स्पीच का प्रॉब्लम, बट मेजर प्रॉब्लम इज लैंग्वेज। तो मोस्टली पेरेंट्स को बच्चे की लैंग्वेज इनहेंस प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी वोकलाइजेशन या स्पीच पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर यस लाइक फॉर एक्सप्लेनिंग सच ए इम्पोर्टेंट कॉन्टेप्ट इतने प्रैक्टिकल और सिंपल वे में। आज हमने लाइक ये समझा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का प्रोसेस नहीं होता है, ये कनेक्शन और हमारी अंडरस्टैंडिंग का भी प्रोसेस होता है। तो हर साउंड, हर गेस्चर और हर अटेम्प्ट एक स्टेप है जो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की तरफ जाता है। और हमारे जो लिसनर हैं हम उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे, लाइक हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। एक वर्ड को एक साउंड से शुरू करते हैं, एक कन्वर्सेशन को एक कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और समझना कभी मत छोड़िए क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स। सो थैंक यू सो मच।